Hello students, today we will cover the last topic of the chapter life processes, that is excretion. What is excretion? Now in this topic, first of all we will study excretion in human and then we will study excretion in plants. So what is excretion in case of human? Excretion process, it is the removal of harmful waste from the body. We have already covered the removal of gaseous waste through the process of respiration. Now the metabolic waste, mainly in the excretion we will study the removal of harmful metabolic waste from the body. Many waste produced during various metabolic activities, these waste need to be removed. If अब हमारी बॉडी के अंदर ये वेस्ट जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से रिलीज़ होते हैं, अगर ये वेस्ट बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट होते जाएंगे तो बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज़ कॉज हो जाती है. सो दिस वेस्ट मस्ट बी रिमूव्ड in time, otherwise they can be harmful for an organism. Now we will see human excretory system. Human excretory system consists of a pair of kidney, देखो 1 2, तो pair of kidney, then ureter, this one and 2, a pair of ureter, a pair of kidney, then the single urinary bladder and a urethra. Here the main filtering unit is the kidney. We will study kidney in detail. अब किडनी के अंदर मेनली ब्लड की जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो किडनी के अंदर फ़िल्टर होती हैं. फ़िल्टर होने के बाद वेस्ट मटेरियल यूरेटर के थ्रू फ्लो करके और यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है. यूरिनरी ब्लैडर में कुछ अमाउंट ऑफ जब वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो जाता है उसके बाद अर्ज होती है यूरिनेशन की, and then this urine is excreted out through the urethra. The human excretory system produce urine as the waste product. So waste product here is urine. Now we will study the structure of kidney in detail because here the main filtering unit is the kidney. So kidney, it is present in pair, see here 1 and 2. Now structure of kidney is bean shape. बीन शेप जैसे आपने घर में राजमा खाई होगी, राजमा ऐसी ही होती है. सो किडनी इज बीन शेप प्रेजेंट इन पेयर. एंड अब आप इसकी लोकेशन देखिए कहाँ पे लोकेटेड है. इस जो सेंटर में प्रेजेंट है हमारी रीढ़ की हड्डी, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड प्रेजेंट होती है किडनी. अब हमारी बॉडी का ये जो अपर पार्ट है इसको हम बोलते हैं थोरैक्स. ये जो हमारा नीचे का पार्ट है, हमारे चेस्ट से नीचे का जो भी पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे एब्डोमेन. सो दिस पार्ट इज नोन एज एब्डोमेन. सो इट इज़ बीन शेप्ड ऑर्गन विच लाइज नियर द वर्टिब्रल कॉलम. ये जो वर्टिब्रल कॉलम है यहाँ पे, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम. इस वर्टिब्रल कॉलम के नियर प्रेजेंट होते हैं एंड इन द एब्डोमिनल कैविटी. So part up to the chest is thorax and below the thorax this much part is known as abdomen. Abdomen के अंदर जो भी एक कैविटी प्रेजेंट होगी उस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? किडनी. Now we will see the structure of kidney in detail. The kidney is composed of various filtering unit. So kidney के अंदर भी जब हम किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, आप किडनी का इतना सा पार्ट जब जूम करके देखेंगे तो किडनी के अंदर छोटे छोटे फिल्टरिंग यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं और उन फिल्टरिंग यूनिट्स को हम नाम देते हैं नेफ्रॉन. सो नेफ्रॉन इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. मेनली फिल्ट्रेशन कौन करता है? नेफ्रॉन.
अब हम देखते हैं किडनी के फंक्शंस ऑफ द किडनी. किडनी परफॉर्म क्रूशियल फंक्शन लाइक, सबसे पहला फंक्शन तो क्या होगा, फिल्टरिंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द, कहाँ से वेस्ट मटेरियल ये फिल्टर करते हैं, ब्लड से. अभी हम देखेंगे आगे कैसे करते हैं. देन filtering waste material and toxic substance from the blood, regulation of ionic concentration, regulation of pH, regulation of extracellular fluid volume, then secretion of hormone that help in RBC production, promote bone health and regulate blood pressure. ये बॉडी का pH, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम किडनी ही मेंटेन करके रखती है. फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप कम पानी पीते हैं तो आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड आता है, येलो कलर का यूरिन पास आउट होता है. ज़्यादा पानी पीते हैं तो यूरिन का कलर येलो नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट कलर होता है यूरिन का. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप कम पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होती है, तो मतलब आपकी बॉडी को वाटर की ज़रूरत है. सो ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, नेफ्रॉन वाटर को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, बॉडी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है नेफ्रॉन से. उस केस में क्या होगा, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड पास होगा. लेकिन जब आप बहुत सारा पानी पीते हैं तो बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी तो होती नहीं है, तो वो वाटर यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है और फिर आपका यूरिन बिल्कुल क्लियर होता है. सो बाय दीज थ्री, रेगुलेटिंग आयनिक concentration, regulating pH and regulating extracellular fluid volume, ये तीनों फंक्शन होते हैं किडनी के. सी हियर, रीनल वेन. सबसे पहले क्या होगा, रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी विल ब्रिंग unfiltered blood inside the kidney. Now these nephron present inside the kidney, these nephrons जो हमने अभी यहाँ पे जूम करके देखा था, यहाँ पे देखिए, नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द किडनी, दे विल फिल्टर एंड द फिल्टर ब्लड विल गो थ्रू द रीनल वेन. अब यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो गया, वेस्ट नाउ विल बी पास्ड आउट थ्रू द यूरेटर एंड दिस द वेस्ट हेयर इज नोन एज यूरिन. सो अनफिल्टर्ड ब्लड in through the renal artery, filtered out through the renal vein, and the urine will be out through the ureter. Now we will study the structure of nephron. We have known that nephron is the basic structural and functional unit of kidney. अब नेफ्रॉन का काउंट मिलियंस में प्रेजेंट होता है. अभी हम आगे देखेंगे नेफ्रॉन, एक किडनी की जब हम जूम करके देखते हैं तो नेफ्रॉन का नंबर्स मिलियन में होता है. एंड नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट इज मालपीजियन बॉडी एंड सेकेंड इज रीनल ट्यूब्यूल. अब हम मालपीजियन बॉडी और रीनल ट्यूब्यूल दोनों को डिटेल में देखेंगे. ये देखो नेफ्रॉन का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है. सबसे पहले ये आता है मालपीजियन बॉडी एंड रेस्ट जो ट्यूब्यूल्स होती हैं इनको बोलते हैं हम रीनल ट्यूब्यूल्स. ये डायग्राम इजी सा है, आप इस डायग्राम को ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज मालपीजियन बॉडी. अब हम मालपीजियन बॉडी, इस वाली स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे आगे जूम करके दिखाया हुआ है. ये Bowman cap. Malpighian body is made up of cup-like structure called Bowman's capsule. ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये कप जैसी जो स्ट्रक्चर बनी हुई है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं Bowman's capsule and it encloses glomerulus. अब यहाँ Bowman capsule के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा था ब्लड की इम्प्योरिटीज़ फिल्टर होती हैं नेफ्रॉन में, तो ब्लड कहीं से आना चाहिए. ये एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आएगा एंड इफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड बाहर जाता है. सो ब्लड इन थ्रू द एफरेंट आर्टीरियोल एंड आउट थ्रू द इफरेंट आर्टीरियोल. अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, दोनों जगह ही आर्टीरियोल हैं. नाउ दिस एफरेंट आर्टीरियोल विल फॉर्म ए network of blood capillaries and this network of blood capillaries is known as glomerulus. देखिए, Malpighian body is made up of
Bowman capsule plus glomerulus. Bowman capsule क्या है? This cup shaped structure is Bowman capsule, and this network of capillaries is known as glomerulus. So glomerulus is a network of blood capillaries to which renal artery is attached. This renal artery is attached. The artery which take blood to the glomerulus is called efferent arteriole. This is efferent arteriole, and the one receiving blood flow from the glomerular is called efferent arteriole. This is efferent arteriole. So this glomerulus is enclosed in a cup-shaped structure. This cup-shaped structure is known as Bowman capsule, and these together, Bowman capsule plus glomerulus, they together filter waste material along with many useful substances. यहाँ से waste material भी filter होते हैं और useful substances भी filter होते हैं. अब waste material तो out हो जाते हैं और useful substances body में reabsorb कर लिए जाते हैं. See here how this is the efferent arteriole, this is glomerulus, and this is efferent arteriole. Now the blood coming through the efferent arteriole is filtering here. Wastes are released into this cup-shaped structure. Substructure is Bowman capsule, and see here how the blood is filtering. This process is known as glomerular filtration. Now next is renal tubule. This Bowman capsule extends into a fine tube, and this tube is highly coiled. यहाँ पे तो सिंप्लीफाई करके दिखाया हुआ है, अभी हम एक वीडियो देखेंगे उसमें आप देखना ये ट्यूब्यूल कितने कॉइल्ड होते हैं. ये तो आपको सिंपल एक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा कम कॉइल्ड दिखाए हुए हैं, बट एक्चुअली these renal tubules are highly coiled, and renal tubule has following region: proximal convoluted tubule. This part is proximal convoluted tubule. यहाँ पे टर्म convoluted यूज किया हुआ है. convoluted का मतलब होता है coiled. Then this loop of Henle, दो लिम्ब होती हैं यहाँ पे, एक क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है तो लिम्ब को डिसेंडिंग, और ये ऊपर की तरफ जो लिम्ब जा रही है इसको बोल देते हैं असेंडिंग लिम्ब. Second part is loop of Henle. This third part is distal convoluted tubule, because this distal convoluted tubule is also highly coiled. So these tube from various nephron, this tube will converge into a collecting duct. इस collecting duct में एक इस नेफ्रॉन की सिमिलरली यहाँ दूसरी साइड भी नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. बहुत सारे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट में आके मर्ज होते हैं. सो विच फाइनली गोज टू द यूरेटर. द रीजन एब्जॉर्ब back useful substances into the blood and also filter remaining waste substances. इन रीजन के अंदर ये जो 3 रीजन है रीनल ट्यूब्यूल्स के, इन रीजन्स के अंदर यूज़फुल सब्सटेंसेस जो ग्लोमेरुलस में जो बोमन कैप्सूल में फ़िल्टर हो जाते हैं यूज़फुल सब्सटेंसेस, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे? रीनल ट्यूब्यूल्स में. एंड प्लस कुछ हार्मफुल वेस्ट होते हैं बॉडी में, वो इधर रिमेनिंग वेस्ट सब्सटेंसेस they will be transferred back to the renal tubules, and the output from the nephron is called the urine. Some substances in the initial filtrate, यहाँ पे देखिए एक लाइन बोली हुई थी, they together filter out waste material along with many useful substances. यहाँ पे यूज़ किया हुआ है सब सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज. ग्लूकोज तो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है. सिमिलरली अमाइनो एसिड, वेरियस सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ये हमारी बॉडी के लिए
यूज़फुल है। तो इनिशियली क्या होता है, बॉमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस से कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस भी फिल्टर आउट हो जाते हैं। अब इन यूज़फुल सब्सटेंसेस को बॉडी से यूरिन के थ्रू आउट कर देंगे तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो क्या होता है हमारी बॉडी में, दीज आर सेलेक्टिवली यूज रीएब्जॉर्ब्ड। यहाँ से सपोज यहाँ से फिल्टर आके ये इधर कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में पास हो रहे हैं, तो यहाँ कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल से वापस बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं सब्सटेंसेस। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब as the urine flows along the tube. And this is very important line, amount of water reabsorbed depends on how much excess water is there in the body. मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर बॉडी में एक्सेस वाटर है तो यूरिन का कलर कैसा आएगा, क्लियर। अगर वाटर की डेफिशिएंसी तो यूरिन का कलर कैसा आएगा, येलो कलर का। तो अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर इज़ देयर इन द बॉडी। अगर बॉडी में एक्सेस वाटर है तो बॉडी का वाटर यूरिन के थ्रू बॉडी से वाटर नेफ्रॉन में रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर वाटर की डेफिशिएंसी है तो वाटर रीएब्जॉर्ब होगा और कंसनट्रेटेड यूरिन पास होगा। The urine forming in each kidney eventually enter a long tube, the ureter. We have already seen urine formed, filtered in the kidney, then enter the ureter, which connect the kidney with the urinary bladder, and in the bladder the urine is stored, and until the pressure of expanded bladder, जब तक ब्लैडर के अंदर एक अच्छी अमाउंट में यूरिन कलेक्ट नहीं हो जाता तब तक कोई सिग्नल नहीं जाएगा ब्रेन का और आपको यूरिनेशन की अर्ज की डिज़ायर नहीं होगी। जब ज़्यादा अमाउंट में यूरिन कलेक्ट हो जाएगा ब्लैडर में तो अपने आप ब्रेन में सिग्नल जाता है और आपको यूरिनेट करने की विल होती है। This lead to urge to pass it through the urethra. The bladder is muscular and under nervous control as we can usually control urge to urinate. नेक्स्ट इज़ हीमोडायलिसिस। यहाँ पे हीमो का वर्ड का मतलब क्या है, ब्लड, एंड डायलिसिस मतलब फिल्ट्रेशन। अब हीमोडायलिसिस का हमें ज़रूरत क्यों पड़ता है, कई बार क्या होता है कुछ पर्सन्स के अंदर जब किडनी फेल्योर हो जाती है तो बॉडी के वेस्ट रिमूव नहीं हो पाते। उन वेस्ट को रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होता है डायलिसिस का। सो व्हेन द किडनी फेल इट रिजल्ट इन ए लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। एंड जब हमारी बॉडी में वेस्ट फुल सब्सटेंसेस अक्यूमुलेट होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, तो बॉडी के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। To compensate this situation, a technology called dialysis has been developed. तो डायलिसिस किस लिए डेवलप हुई है, जब हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है तो उस केस में बॉडी के वेस्ट को रिमूव करने के लिए हमें डायलिसिस करवानी पड़ती है। डायलिसिस इज़ टू रिमूव excess water and salt to balance other electrolyte in the body and remove waste product of metabolism. अब डायलिसिस के अंदर क्या यूज़ होता है, एक डायलाइज़र यूज़ होता है। डायलाइज़र का दूसरा नाम क्या है, आर्टिफिशियल किडनी। सी हियर, दिस इज़ द डायलाइज़र। अब इस डायलाइज़र में हम क्या करते हैं, ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज़ रिमूव्ड। सी हियर, यहाँ से आपकी बॉडी से ब्लड को रिमूव कर देते हैं और इस ब्लड को पास किया जाता है एक डायलाइज़र से। ठीक है, blood from the body is removed and flows through a series of tube made up of semi permeable membrane. इस डायलाइज़र की ये जो बीच वाली मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, जो मेम्ब्रेन कुछ सब्सटेंसेस को सेलेक्टिवली पास करती है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, ब्लड के अंदर सॉल्ट एंड इम्प्योरिटीज ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे हम फ्रेश डायलाइजेट पास करते हैं, इसके अंदर सॉल्ट एंड इम्प्योरिटी नहीं है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्ट डिफ्यूजन के प्रोसेस से यहाँ से इधर डायलाइजेट में पास हो जाते हैं और हमारा ब्लड देखो इम्प्योरिटीज से फ्री हो जाता है।
I am repeating. Initially when the blood was out, तो ब्लड के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पे. बट दिस क्लियर फ्लूइड फ्रेश डायलाइजेट इज पास थ्रू द डायलाइजर. अब डिफ्यूज़न के प्रोसेस से यहाँ पे जो एक्सेस वेस्ट है ये इधर पास आउट हो जाते हैं डायलाइजेट में, और हमारा ब्लड प्योरीफाई हो जाता है. प्योरीफाइड ब्लड फिर पर्सन की बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है. ठीक है. ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज रिमूव्ड, flowed through a series of tubes made up of semi-permeable membrane. A dialysate flows on the other side of membrane which draws impurity through the membrane. दूसरी साइड से क्या पास होता है? dialysate, and impurities will flow to the dialysate and this waste is collected. तो इससे क्या होता है, हमारे ब्लड की जो impurities हैं वो रिमूव हो जाती हैं. ये यूजुअली इसका फंक्शन क्या होता है, किडनी की तरह ही फंक्शन करता है ये. अब हम एक वीडियो देखते हैं. See here, structure and function of nephron. We will understand the structure of nephron in detail. See here the location of nephron, and these two yellow glands are present over the kidney. इन glands को हम बोलते हैं adrenal glands. Now we will see the internal structure of kidney. And मैंने बताया था कि मिलियंस में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे देखिए आप, दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, दिस इज़ द कॉर्टेक्स रीजन एंड दिस इज़ मेडुला रीजन. नाउ वी आर जूमिंग इनटू द कॉर्टेक्स रीजन. सी हियर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन. नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन capsule, PCT, loop of Henle and distal convoluted tubule. This leads to the collecting duct. Now this is the convoluted region, coiled, highly coiled region. This is the loop of Henle which is straight. Now we will see the internal structure of Bowman capsule. This is the cup shaped structure, and these group of capillaries are known as glomerulus. This is the afferent carrying blood to the Bowman capsule, and this is efferent arteriole carrying unpure blood. They together are known as Malpighian body. This capsule extend into the proximal convoluted tubule. Now we will see the inner membrane of proximal convoluted tubule. Here loads of microvilli are present for the reabsorption. मैंने बताया था यूजफुल सब्सटेंसेस भी फिल्टर हो जाते हैं बॉमन कैप्सूल से. तो ये सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब किसके थ्रू होते हैं? जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में. This loop of Henle consists of descending lip and ascending limb. This further leads into the distal convoluted tubule. Now it will finally join collecting duct. Now as it flows through the glomerulus, water, salt and waste are infused into the Bowman capsule. This liquid then passes to the PCT. Now loop of Henle, water absorbed back. See, this is the reabsorption process going on. Only the waste material like urea and water material will proceed into the collecting duct. The water reabsorbed into the interstitial fluid. Now this waste material is released into the collecting duct. This finally trickles through the kidney into the ureter. Then it will collect into the urine, urinary bladder.
Now this urine can be excreted from the bladder. See, we have seen the structure of nephron. Now we will see the excretion in plants. एक्सक्रीशन, हम प्लांट्स के अंदर गैसियस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा. एंड लिक्विड वाटर वेस्ट किसकी प्रोसेस से रिमूव हो जाता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. एक्सक्रीशन ऑफ गैसियस वेस्ट इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटल पोर्स and these are present on the leaves. Excess water is excreted by transpiration. Now कुछ अदर ऑर्गेनिक वेस्ट भी होते हैं जैसे कि gums, oil, latex and resins. See here, this is gum and यहाँ पे latex रिमूव हो रहा है. यूकेलिप्टस में आपने देखा होगा. Now the gum, oil, latex, resins are some waste products stored in plants part like bark, stem and leaves. Eventually plants shed off these part. प्लांट के कुछ वेस्ट होते हैं वो सेलुलर वैक्यूल्स में जैसे लीफ में, बार्क में एंड स्टेम्स में जाके ये वेस्ट स्टोर हो जाते हैं और फाइनली क्या होता है? प्लांट इन पार्ट्स को शेड ऑफ कर देता है. प्लांट से वो टूट के नीचे गिर जाते हैं. प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू द सॉइल अराउंड दैम. सॉइल में भी प्लांट कुछ वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं. This was all about, these are different form of excretory products in plants. This was all about the excretion. Good luck.